जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अब कुछ और टीम गॉड फोर्सेकन कॉन्टिनेंट में आने लगी हैं और उन सबको पता चल गया है कि वो सब टेलीपोर्ट होकर अपनी सिटी के रूइंस में आए हैं। वांग मिंग और उसकी पूरी टीम शैडो के रास्ते को ही फॉलो करते करते वहीं रास्ते पे एक जगह पे छुप चुके हैं। एमसी की इतनी लूट देख के वो एमसी को कॉल करते हैं और उससे परमिशन मांगते हैं कि हम ये लूट ले लें और उसके बाद हम आपको लाइफ स्पैम दे देंगे। तो इसके लिए किंग फेंग भी हाँ कर देता है और वो फिर से इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के काम को शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उसने आके सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और अब इस एरिया का बॉस भी समन हो जाता है। लास्ट एपिसोड में किंग फेंग ने इस बॉस को मार मार के इसके थर्ड फेज तक पहुंचा दिया था और अब ये बॉस अपनी लाइटनिंग को पूरे रूम में चारों तरफ फैलाने लग जाता है। तो किंग फेंग अपनी ब्लैक लाइट शील्ड को एक्टिवेट करके सीधा छत के पिलर से चिपक जाता है और ओमनीमा सोचता है कि ये लगातार ग्राउंड पे लाइटनिंग स्ट्राइक किए ही जा रहा है, तो मैं हवा में से ही इसके ऊपर हमला करूंगा। तो किंग फेंग अपनी गिफ्ट ऑफ लिबरेशन को एक्टिवेट करता है और डार्क लाइट शील्ड की हेल्प से सीधा उस बॉस की तरफ ही छलांग लगा देता है। उसकी लाइटनिंग एमसी की ब्लैक लाइट शील्ड से टकराती है पर शील्ड की वजह से एमसी को कोई डैमेज नहीं पड़ता। फिर अपना एमसी सीधा गिफ्ट ऑफ लिबरेशन में इंस्टेंट शैडो स्लैश से हमला करता है और एक ही हमले में उस बॉस की बॉडी चीथड़े चीथड़े उड़ जाती है। इवन मिड कट में तो उसका सर भी उड़ के दूर जाके गिरता है और अपना एमसी आराम से नीचे उतरता है। उसके नीचे उतरने से पहले उस बॉस की बॉडी गायब सी होने लग गई थी। दो नोटिफिकेशन आती हैं जिसमें लिखा था कि तुमने प्लेटिनम ग्रेड के सोल प्योरीफायर फाइज जायर को मारा है। फिर उसे लेवल 11 तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है और उसके सारी मेन एट्रीब्यूट्स को 4 से इंक्रीज कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसे 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए जाते हैं, 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 1520 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी दी जाती है। ये पढ़ने के बाद तो किंग फेंग बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते कहता है बहुत अच्छे, पर सिस्टम की कांग्रेचुलेशन सब भी खत्म नहीं हुई है। एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुम पहले पर्सन हो जिसने प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को मारा है, तो इसके लिए तुम्हें 10 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। और फाइनली जिसका सबको इंतजार था, अब एमसी को कांग्रेचुलेट किया जाता है सोल प्यूरिफिकेशन लैंड का मास्टर बनने के लिए। एमसी इन रिवॉर्ड से बहुत ज्यादा खुश था। अब वो बॉस मॉन्स्टर भी लाइफ स्पैम में कन्वर्ट हो गए, उसके सारे रिवॉर्ड्स नीचे गिर चुके थे पर एमसी इन्हें भी नहीं उठाता। अब तो मुझे भी इस पे गुस्सा आने लगी, इतनी सारी लूट छोड़ के आखिर ये जाना कहाँ चाहता है। वो चुपचाप पीछे मुड़ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है ये हाइड आउट बस गेम में प्रोटेक्शन ही नहीं देता बल्कि इसमें स्टोरेज के भी फंक्शंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सब कुछ रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जी हाँ, मतलब कि ये पूरा का पूरा हाइड आउट भी। किंग फेंग बताता है कि गॉड फोर्सेकन गेम के आते ही रियल वर्ल्ड के वेपन्स करोड़ होना शुरू हो जाएंगे, करोड़ होने लगेंगे मतलब कि गल के खराब से होने लगेंगे। फिर एमसी प्लेन्स, टैंक्स और मिसाइल्स को याद करते हुए बताता है कि स्पेशली सबसे ज्यादा डेडली वेपन्स जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो तो पहले ही दिन से अनयूजेबल हो जाएंगे। फाइटर जेट्स और टैंक्स जैसे वेपन्स को फोर्सफुली फंक्शन करा के 1-2 महीने तक चलाया जा सकता है पर अंत में वो भी कचरा मेटल्स के टुकड़े ही बन के रह जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भविष्य में होने वाली रियल वर्ल्ड की सारी लड़ाइयाँ गॉड फोर्सेकन गेम से एक्सट्रैक्ट की हुई पावर्स पे पूरी तरह से डिपेंड होंगी और ये हाइडआउट्स जिन्हें रियल वर्ल्ड में ले जाया जा सकता है वो रियल वर्ल्ड में मैजिक डिफेंस बैरियर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे भविष्य में सभी लोग सबसे सुरक्षित स्वर्ग मानेंगे। फिर किंग फेंग शांति से थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रुकता है और वो अपनी पास्ट की इमोशनल मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर एकदम से वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गॉड स्लेयर गिल्ड ने इसी प्लेस को अपना बेस बनाया था और इसके बाद तो हमारी गिल्ड एक्सपेंड करती ही गई थी। भले ही यहाँ पर हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं पर मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को आते जाते देखा है जो अपनी अपनी चालों और लड़ाइयों से भरे पड़े थे। फिर वो अपने आप में पूरा जोश भरते हुए कहता है कि पर इस बार मैं उसी रास्ते पे दोबारा नहीं चलूंगा, अब मैं अपने ही बलबूते पे ताकतवर बनूंगा तब तक मैं टॉप पर ना पहुंच जाऊं। फिर हमारा सीन चेंज हो गया, एक जंगली इलाके में आता है जहां पर अब भी बारिश हो रही थी और मैं तुम्हें बता दूं ये गॉड फोर्सेकन गेम का टाउन वाला एरिया है। वहीं पर ही एक डीमन बॉस जो देखने से एक सुअर लग रहा है, सिल्वर आर्मर और एक बड़ी सी एक्स लेके सामने एमसी की बहन क्वीन शाओयू के ऊपर हमला कर रहा था। वहीं पे एक बंदा चिल्लाता है संभल के रास्ते से हट जाओ, पर क्वीन शाओयू वो तो अपनी मैजिक वॉन्ड को साइड में फेंक देती है, अपने मुंह पे हाथ रखती है, वो कांपते हुए चिल्लाती है आ बचाओ, जैसे कोई इसे बचाने के लिए आने ही वाला है। इसका रिजल्ट तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, शाओयू की बॉडी 2 भागों में बांट दी जाती है। खौफ के मारे तो बेचारी के मरने के बाद आंखें भी बंद नहीं हो पाती और अगले पल ये टेलीपोर्ट होकर अपने टाउन के टेलीपोर्टेशन सर्कल में आ जाती है। उसके ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा था कि तुम मर चुकी हो, तुमने 14 सालों की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और 2 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खो दी है। अब ये लड़की तो पड़े पड़े सदमे में ही चली गई थी। वो रोतलू शकल बनाते हुए कांपती आवाज में कहती है मर गई, मैं फिर से मर गई। उसका टीममेट इसे कांटेक्ट करते हुए इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है डैम इट,
उस बॉस की एक्स इतनी ज्यादा बड़ी थी फिर भी तू उसे डॉच नहीं कर पाई। ये सुन के ये लड़की तुरंत सदमे से बाहर आती है और वो इससे कहती है, हाँ तू किस पे इंजाम लगा रहा है, तू एक टैंक है, तू ठीक से उस बॉस का एग्रो भी खींच नहीं पाया, उसके बाद भी तू मुझे ब्लेम कर रहा है डॉच ना करने के लिए, बस जाके मर जा वहीं। जो सुन के तो इसका टीममेट गुस्से के मारे लाल पीला होने लग जाता है और वो इसके ऊपर चिल्लाता है कि वो एक एओई अटैक था जो एक एरिया में सबके ऊपर पड़ता है, इडियट, ऐसे अटैक्स सबको डॉच करने पड़ते हैं, मैं ऐसे अटैक्स का एग्रो कैसे खींच सकता हूँ। और अगले ही पल इस लड़के के पास नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 8 का प्लेयर गेल स्टॉर्म तुम्हारी पार्टी को छोड़कर जा चुका है। इसके अगले ही पल इस लड़की की शक्ल भिखारियों की तरह होने लग जाती है, देखने से लग रहा है कि अगले ही पल में बस रोने ही वाली है। तभी इसकी दोस्त की इसके पास आवाज आती है, वो इसे कांटेक्ट करते हुए बताती है कि शायू टैंक यहाँ से भाग गया, वो बॉस मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और अगले ही पल इसे जोरदार चीखने की आवाज आती है जो कि होती है उसी बॉस की एक्स जिसने इसके सर को 2 भागों में बांट दिया। और बस थोड़ी ही देर में शायू की दोस्त भी उसी के पास टेलीपोर्ट होके आ जाती है और शायू को तो इसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते। फिर शायू की दोस्त अपने होश संभालती है और वो शायू से कहती है कि शायू कैसा रहेगा हम पहले छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को ही फार्म करें लेवल अप करने के लिए, हमारे पास अभी लाइफ स्पैम की बहुत कमी है और मुझे डर लग रहा है। तो शायू कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी पूरे टाउन में एक नोटिफिकेशन गूंजने लगती है कि जियांगहाई सिटी का प्लेयर शैडो पहला पर्सन बन चुका है जिसने प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को हराया है, जिससे उसे 10 रेपुटेशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये सुन के नीचे खड़े 2 लोग चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट द हेल, पहला बॉस किलर वो भी अकेले, ये तो इंसेन है। ज्यादातर लोग तो अभी तक कॉन्टिनेंट तक पहुंचे भी नहीं है और शैडो ऑलरेडी वहां फार्मिंग कर रहा है, वो भी अकेले। यहाँ काले आई पैच वाली लड़की कहती है, शैडो फिर से, क्या किसी को इसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता भी है? शायू और उसकी दोस्त भी नोटिफिकेशन देखती है और शायू कहती है, क्या प्लेटिनम ग्रेड, मैंने तो अभी तक एक गोल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर देखा भी नहीं। उसकी दोस्त कहती है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। पर ये सुन के शायू की शक्ल जहरीली नागिन की तरफ बिगड़ने लग जाती है और वो मनी मन सोचती है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं जो सिल्वर बॉस को मारने के लिए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस नर्क में ये कमीना शैडो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है जो पहला प्लेटिनम किल कर रहा है वो भी अकेले के दम पे। फिर हमारा सीन चेंज होकर गॉड फोर्सेकन गेम में एमसी के ही नए हाइड आउट में आ जाता है। वहीं पर ही एमसी अपनी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा होता है और वो अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है, सोल प्यूरिफायर को मारने के बाद मैं लेवल 10 से लेवल 11 तक पहुंच गया हूँ। लेवल 10 के बाद हर लेवल अप पे हर एट्रीब्यूट 4 से प्लस हो जाता है और 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही तब तक इन्वेस्ट करता रहूंगा जब तक मेरी एजिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो जाए कि जिसे मैं अपनी स्टेल्थ के साथ कंबाइन करूं तो ज्यादातर बॉसेस को मैं बिना डैमेज खाए आसानी से मार पाऊं। फिर अपना एमसी अपनी ग्रीडी हैंड स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करते उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और अपना एमसी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे को प्लेटिनम बॉस इतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स दे देगा, मुझे इससे पूरे 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं जिससे अब मैं अपनी ग्रीडी हैंड को इवॉल्व कर सकता हूँ। इतना कहते हैं उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम कर लिया है, अब तुम्हारे पास 15 ही बचे हैं। तुम्हारी असेसन टाइप स्किल ग्रीडी हैंड एपिक ग्रेड से अब लेजेंडरी ग्रेड की बन चुकी है। इसमें पहले 1 बोनस लूट पाने का चांस 300% था, अब वो चांस 500% हो गया है। बोनस लूट का भी 100% चांस है कि वो 1 ग्रेड हायर की होगी और इसमें एक ब्रांड न्यू पैसिव इफेक्ट भी जुड़ गया है। ये है ग्रीडी स्पेस जो तुम्हारे स्टोरेज में 100 आइटम्स के स्लॉट्स को ऐड कर देता है। जो खुशी प्यासे को पानी पीने पे होती है वही खुशी एमसी को ये इफेक्ट मिलने पे हो रही है। ये पढ़ के एमसी की आंखें खिल उठती हैं और वो कहता है, बहुत अच्छे, अब मेरी बोनस लूट 3 से 5 हो गई है और अब मेरे स्टोरेज में 100 एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी आ गए हैं। फिर शैडो इस प्लेटिनम बॉस के लूट के ऊपर अपनी ग्रीडी हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि अब लेजेंडरी ग्रेड की हो गई है। इसका एनिमेशन भी पहले से बहुत क्लियर हो गया है। तभी 2 नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुमने 5 बोनस लूट आइटम्स को पाया है, तुम्हें 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं जो कि अब 115 हो चुके हैं। फिर क्विंग फेंग बाकी लूट को भी देखते हुए कहता है कि इसके अंदर से मुझे 2 असेसन आइटम्स और 1 स्किल बुक भी मिली है, पर इसे यूज करने के लिए मेरा लेवल अब भी बहुत कम है। चूंकि मैं इन्हें अभी यूज कर ही नहीं सकता तो मैं इन्हें अभी हाइड आउट में ही स्टोर करके रख देता हूँ। फिर क्विंग फेंग अपना हाथ घुमाते हुए अपने नेकलेस के अंदर से अपने डिवोटी फॉलोअर को बाहर निकालता है जो कि घुर्राते हुए बाहर आ जाता है। क्विंग फेंग इसे ऑर्डर देता है कि सारी की सारी लूट को पैलेस के अंदर ले आओ और एक ही जगह पे ढेर लगा दो। तो उसका फॉलोअर भी सर हिला के घुर्राते हुए लूट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना एमसी कहता है, मेरे पास अब भी 115 इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं, तो मेरी जो स्किल अभी तक एपिक ग्रेड तक नहीं पहुंची है मैं उन्हें एपिक ग्रेड तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एमसी अपनी शैडो स्टेल्थ को 3 बार इवॉल्व करता है जिसमें उसके 42 इवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 36 से 60 हो चुकी है। स्टेल्थ ब्रेक का डैमेज जो पहले 300 से इंक्रीज होता
था अब वो 500 से इंक्रीज होगा। इसका कूलडाउन जो 22 सेकंड का था वो 15 सेकंड का ही हो गया है और एमसी के कूलडाउन रिडक्शन की वजह से ये बस 8 सेकंड का ही रह गया है। फिर एमसी अपनी बैकस्टैप इंचेंटमेंट को भी 2 बार इवॉल्व करता है जिससे वो भी एपिक ग्रेड में पहुंच जाती है। उसके लिए उसे 34 एवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं। पहले बैकस्टैप करने पे बोनस डैमेज 50% इंक्रीज होता था, अब वही 75% इंक्रीज होगा। फिर एमसी 6 एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट डार्कनेस स्किल को एपिक ग्रेड तक पहुंचा लेता है। ये स्किल एक रेंज में अपने एनिमीज के ऊपर एक अंधा करने वाली लाइट को रिलीज करती है। जो पहले दुश्मनों को बस 10 सेकंड के लिए अंधा करती थी वो अब 16 सेकंड के लिए करेगी। दुश्मन का मेंटल एट्रीब्यूट जितना ज्यादा हाई होगा इसकी ड्यूरेशन उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। इसका कूलडाउन पहले 60 सेकंड का था, एमसी के लिए वो 34 सेकंड का ही था, पर अब भी इसका कूलडाउन चेंज नहीं हुआ। पर इस स्किल की रेंज 20 मीटर की थी वो जरूर 50 मीटर की हो गई है। इतनी स्किल्स को इवॉल्व करने के बाद एमसी अब बाकी पावरफुल बॉसेस से फाइट करने के लिए एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था। पर तभी उसे एक ऐसी स्किल के बारे में याद आता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर उसे अभी तक इसने इवॉल्व ही नहीं किया, और वो स्किल है कर्स ऑफ ब्लॉसमिंग फ्लावर। वो उसे 33 पॉइंट देके 3 बार इवॉल्व करता है जिससे अब ये लेजेंडरी ग्रेड तक पहुंच चुकी है। इस स्किल को प्लेयर के मरने के बाद 60 सेकंड के अंदर अंदर उनकी डेड बॉडी पे यूज किया जा सकता है। जिस भी डेड बॉडी के ऊपर इस कर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो डेड बॉडी परमानेंटली गायब हो जाएगी। पर लेजेंडरी ग्रेड पे पहुंचने के बाद इसमें 2 नए इफेक्ट भी आए हैं। पहला है अब ये टारगेट की बची हुई नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के अंदर से भी 50% लाइफ स्पैम को एब्जॉर्व कर सकता है, और दूसरा है कि ये आसपास फैली हुई नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के लाइट ऑर्ब्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है। हाँ, पहले लाइट ऑर्ब्स को सिर्फ मॉन्स्टर्स ही एब्जॉर्व कर सकते थे। यहाँ ये पढ़ के क्विंग फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एकदम से चिल्लाता है, क्या ये नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के ऑर्ब्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है? इस नए इफेक्ट को देख के तो इसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर वो एक बहुत ही डेंजरस प्लेस को याद करता है जहाँ पर रात के अंधेरे में बहुत सारे आइलैंड आसमान में तैर रहे थे। वो सोचता है बहुत सारे हाई लेवल एरियाज के अंदर और बहुत ही पावरफुल बॉसेस की रेंज जोन्स के अंदर लाइफ स्पैम के सोखने की रफ्तार 100 या 1000 गुना भी बढ़ जाती है, और इतनी तेजी से लाइफ स्पैम ड्रेन होने की वजह से सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो होती है नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। पर आज के बाद मुझे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की कमी कभी नहीं होने वाली। इसे तो सच में एक गॉड टियर स्किल भी कहा जा सकता है। तभी वही वॉरियर लड़की जिसका नाम शायद मिल्की वाइट है, ये लड़की एमसी को कांग्रेचुलेट करती है पहला प्लेटिनम बॉस किल करने के लिए। पर क्विंग फैंग इस सुंदर लड़की को देखते हुए भी हाँ बढ़िया थैंक यू ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है काम कैसा चल रहा है? तो ये लड़की बताती है मेरे पास एक गुड न्यूज है, फाइनली डोंगफेंग जियान अभी अभी लॉग आउट कर गया है और मैंने पता लगाया है कि उसकी पूरी फैमिली जियांगनान रेस्टोरेंट में गैदरिंग कर रही है। इधर एमसी के डिवोटी फॉलोअर ने पूरे पैलेस की लूट जमा करके उसके सामने ही ढेर लगा के रख दी थी। एमसी इस लड़की की बात सुनते हुए कहता है हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो लड़की कहती है बॉस यही तो मेरा काम था, पर आपको उस डोंगफेंग जियान को खत्म करना ही पड़ेगा वरना मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो एमसी कहता है तुम चिंता मत करो। फिर इधर एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने सामने पड़ी सारी लूट को अपनी इन्वेंट्री में अंदर रखने लगता है, और वो कहता है मैंने यहाँ के सारे आइटम्स को अंदर रख लिया, उसके बाद भी मेरी इन्वेंट्री के आधे स्लॉट्स खाली हैं। ये ग्रीडी स्पेस के 100 स्लॉट्स सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। चलो पहले जाके मैं वांगमिंग से मिलता हूँ और उसको ये सारी चीजें बेच देता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होकर वांगमिंग की टीम की तरफ आता है। वहीं पर ही आन और लिटिल ब्लैक को सामने से शैडो दिखाई देता है। आन तो बहुत ही खुशी से एकदम से चिल्लाती है देखो शैडो यहीं पर ही आ रहे हैं। वो खुशी से झूमते हुए बॉस बॉस चिल्लाते हुए एमसी को गले लगाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, पर शैडो वो अपना एक हाथ बढ़ा के इसे बीच रास्ते में ही थाम देता है और वो कहता है हमेशा की तरह मैं प्राइस सेट करूंगा, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मत खरीदना। इसमें 30 से भी ज्यादा कॉमन और ब्राउन टियर के आइटम्स हैं, तो इसमें मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा और 950 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में तुम ये सब खरीद सकते हो। और यहाँ क्विंग फैंग के कड़क हाथों की वजह से आन्वी के मुंह पे उसके हाथ का हैंडप्रिंट बन चुका था। ये लड़की फिर भी हंसते हुए बताती है ये तो एकदम सही है। और जो चीजें हमने यहाँ से उठाई थी उन सब की कीमत मिला के एस्टिमेटेड लाइफ स्पैम 1000 दिनों से थोड़ी ज्यादा थी, तो मैं इन सबको राउंड अप करके 2000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम दे दूंगी। तो क्विंग फैंग जवाब देता है ये तो डील रही। फिर वो इसके सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो को ओपन करता है और वो कहता है कि इन आइटम्स में गोल्ड टियर के, सिल्वर टियर के और इवन प्लेटिनम टियर के गियर्स भी हैं। इन सब की कीमत लगभग 18000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होगी। यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और ये कहती है प्लेटिनम। वो अपनी कमर क्विंग फैंग की तरफ झुकाते हुए अपने 2 एसेट्स को एमसी को दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास खुद के पास भी बस एक गोल्ड टियर का इक्विपमेंट ही है। अब कोई शक नहीं कि आप एक एक्सपर्ट हो, आप तो प्लेटिनम टियर के गियर्स को बेच भी सकते हो। वो खुशी से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमारी जांघाई सिटी का डेवलपमेंट आपकी मदद से बहुत ही तेजी से टेक ऑफ कर जाएगा। थैंक यू ब्रदर शैडो। तो क्विंग फैंग कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ। तभी लिटिल ब्लैक थोड़ी शरारतें करते हुए थोड़ी क्यूट एक्ट करने लगती है और वो कहती है कि ब्रदर आपकी
आपकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है? आप कोई डोरमन वोरमन हो क्या? पर अपना स्ट्रेट अप क्विन फेंग वो तो इस मजाक पे हंसने की वजह अपनी पलक भी नहीं झपकाता और वो सीधा सीधा इससे कहता है, लगता है अब तुम लोगों की इन्वेंट्रीज बढ़ चुकी हैं। चलो अब चलते चलते मैं तुम लोगों को एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। इस रूइन सिटी के बीचों बीच एक पत्थर का स्टैचू है। अगर तुम वहां ध्यान से ढूंढोगे तो वहां तुम्हें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां मिलेंगी और वहीं पे जब तुम नीचे पहुंचोगे तो वहां एक टेलीपोर्टेशन सर्कल होगा जिसकी मदद से तुम वापस स्टार्टिंग विलेज में टेलीपोर्ट हो पाओगे। फिर क्विंग फेंग पीछे मुड़ जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद कहता है कि पर ध्यान रखना कि पहली बार उसे यूज करने पर तुम्हें 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देनी पड़ेगी, पर वापस यहाँ आना तुम लोगों के लिए फ्री होगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो और मैं अब चलता हूँ। क्विंग फेंग के यहाँ से जाने के बाद पीछे से आन्यू जोर जोर से खुशी के मारे उछलने लग जाती है और वो हंसते हंसते चिल्लाती है, देखा देखा मैंने बोला था ना, ये जरूर एक रीइंकार्नेटेड पर्सन होगा, वरना कैसे इसको इतनी हिडन इन्फॉर्मेशन पता हो सकती है। बगल में वांगमिंग इसकी एक्साइटमेंट से घबराते हुए डरते डरते कहता है, कैप्टन आन थोड़ा सा धीरे धीरे, आप ऐसे मत बोलिए, आप मुझे डरा रही हो। तभी कैप्टन आन एक सडक्टिव पोज बनाती है और क्विंग फेंग की लेवल वाला कैन अपने बम पे रखते हुए कहती है कि कैसा रहेगा कि मैं शैडो से फ्लर्ट करने का ट्राई करूं। तो ये देख के वांगमिंग और लिटिल ब्लैक बिल्कुल चुपचाप इरिटेट होते हुए इसको बस घूरने लग जाते हैं। इन्हें देख के साफ पता चल रहा है कि इस एक्टिंग से इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहीं पर ही 28 चैप्टर खत्म हो जाता है। पर मुझे पता है कि 29 चैप्टर अपलोड हो चुका है, पर मैंने गूगल पे चारों तरफ ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। 6 घंटे से परेशान होकर ढूंढता फिर रहा हूँ पर मुझे मिल ही नहीं रहा है। तुम लोगों को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ यार। शायद कोई ऐप या कोई साइट चैप्टर्स का अर्ली एक्सेस दे रही है, मुझे नहीं पता। अगर तुम लोगों को पता हो तो प्लीज बता देना। कुछ इंग्लिश वाले यूट्यूबर्स हैं और एक हिंदी वाला भी है जिसने किया है, पर वो एआई वाला है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा इंतजार करो और मैं भी अपलोड कर दूंगा, तो चुपचाप कोई भी उस चैनल पे गया तो बता रहा हूँ मैं। जोक असाइड, अगर तुम लोगों को उस ऐप के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर कमेंट पढ़ूंगा और शॉर्ट आउट भी दे दूंगा अगले एपिसोड में। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए